नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही कि फाइनली भारत को वो मशीनें मिल चुकी हैं जिनकी मदद से हम अंडमान में कच्चा तेल निकाल सकते हैं। तेल इतना है कि अगले 70 सालों तक भारत को बिना किसी देश से तेल इंपोर्ट किए हुए भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। वहीं इंडिया के साथ मिडिल ईस्ट, टाटा, एयरबस, जेपी मॉर्गन और डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है अंडमान से, जहां पर लास्ट ईयर पता चलता है कि इस जगह पर इतने ज्यादा बड़े कच्चे तेल के भंडार हैं कि भारत को अगले 70 सालों तक तेल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे इस पूरे एरिया में सर्वेस किए जाते हैं और कुछ दिनों बाद ONGC ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया में कच्चा तेल के भंडार मिले हैं वो समुद्र की इतनी गहराई में है कि वहां से तेल निकालने के लिए एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ेगी। और दुख की बात यह है कि भारत के अंदर ऐसी मशीनें नहीं तैयार की जाती, क्योंकि भारत को जो भी कच्चे तेल के भंडार मिले हैं वो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर मिले हैं। लेकिन अंडमान में पहली बार करीब 10,000 फीट की गहराई पर तेल के भंडार मिले हैं, इसीलिए एडवांस मशीनरी की जरूरत पड़ी। और अब फाइनली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नॉर्वे बेस्ड कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग लिमिटेड के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप साइन कर ली है, जहां जल्द ही मशीनें भारत पहुंचने वाली हैं और भारत पहुंचते ही यहां पर ऑयल को निकालने का काम किया जाएगा। आंकड़ों की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर करीब 120 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मौजूद है, जो इतना है कि भारत अगले 70 सालों तक अगर किसी भी देश से तेल इंपोर्ट ना करे तब भी भारत की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसमें तेल और गैस दोनों को शामिल किया गया है और यह तो सिर्फ ऑयल इंडिया का प्रोजेक्ट है। 2024 के खत्म होते होते यहाँ पर ONGC भी ऐसा ही प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगी और तमाम भारत की ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए भारत की जरूरतों के हिसाब से तेल निकालने का काम शुरू करेंगे। ये भारत के लिए एक बड़ी तैयारी है, क्योंकि आज भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 80 से 85% हिस्सा इंपोर्ट करके ही पूरा करता है। इससे भारी मात्रा में बिलियंस ऑफ डॉलर की बचत होने वाली है, जिसका इस्तेमाल हम अपने डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन जैसे सेक्टर में कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार को उन सभी कंपनियों की मदद करनी पड़ेगी जो यहाँ से तेल निकालने का काम करेंगे, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर काम शुरू हो सके। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है भारत के डिफेंस सेक्टर से, जहाँ आखिरकार टाटा और एयरबस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, FAL, जिसे हम फाइनल असेंबली लाइन कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत के अंदर H125 हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कि फाइनल असेंबली लाइन है, यानी कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन जहां पर मेन हेलीकॉप्टर से तैयार किए जाते हैं। और लकीली ये लाइन भारत के अंदर सेटअप की जा रही है। डिटेल्स की बात की जाए तो FAL के अंदर हेलीकॉप्टर में लगने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनके असेंबलिंग, एवियोनिक मिशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक वायर्स, हाइड्रोलिक सर्किट, फ्लाइंग कंट्रोल, डायनेमिक कंपोनेंट्स, फ्यूल सिस्टम और फ्यूल को किस तरीके से फिल्टर किया जाए, ये सारे सिस्टम इस एक यूनिट के अंदर किए जाएंगे। और ये सारे डिटेल से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। जहां एयरबस का कहना है कि जिस कीमत पर ये अपने देश के अंदर इन हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम उसी कीमत में भारत के अंदर भी प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि इसकी लगभग कॉस्ट 3.2 मिलियन यूरोस की है और उसी कीमत पर भारत के अंदर इसे तैयार किया जाए। वैसे तो एयरबस का अनुमान है कि वो अगले 20 सालों में करीब 500 ऐसे हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जिसमें भारत के मेक इन इंडिया मिशन को काफी बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि इसका काफी और इम्पोर्टेंट असेंबलिंग भारत के अंदर की जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा एडवांस एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन करीब 3000 किलोग्राम का है। इसकी क्रेन क्षमता 1000 किलोग्राम की है और इसकी स्पीड करीब 287 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक बार में एक पायलट और करीब 5 से 6 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। तमाम तरीके के प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वायु परिवहन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और पर्यावरण की निगरानी के लिए इस हेलीकॉप्टर का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। और अब अच्छी बात यह है कि ये मेक इन इंडिया प्रिंट के नाम से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यदि आप भारत की इस तरक्की से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार से, जहां पर फाइनली जेपी मॉर्गन ने अनाउंसमेंट कर दी है कि भारतीय बॉन्ड अब उन्होंने अपने बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कर लिया है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 10 अरब डॉलर की वृद्धि आई है। लेकिन अगर एग्जैक्टली अमाउंट की बात की जाए तो करीब 9.7 बिलियन US डॉलर का है। और नाउ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय 666.9 बिलियन US डॉलर हो चुका है, जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद RBI ने 12 जुलाई 2024 को पब्लिश करते हुए बताया था। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ 10 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी से क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। जेपी मॉर्गन में शामिल होने का मतलब है कि भारतीय इस बॉन्ड की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलेगी। ओवरऑल भारत की इकोनॉमी को इससे फायदा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से सामने निकल कर रहा है, जहाँ पर आईफोन्स के प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस किया गया और कल के
बजट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के भारत सरकार ने काफी ज्यादा छूट दी है कंपनियों को, ताकि देश के अंदर ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कुछ समय पहले ही भारत ने डिसाइड किया कि हम फाइनली आईफोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे भारत के अंदर आईफोन्स का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया, जो पहले 3% था वो अभी 7% और आगे चल करके ये 15 से 25% होगा। यानी कि दुनिया में बिकने वाला हर चौथा आईफोन भारत में बना हुआ होगा। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के अंदर करीब 14 अरब डॉलर के आईफोन्स का प्रोडक्शन किया गया है। मेनली ये प्रोडक्शन फॉक्सकॉन के कर्नाटका और तमिलनाडु यूनिट के अंदर किए जा रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 और 19 में भारत ने 2.7% से एक्सपोर्ट बढ़ा करके 6.7% कर लिए हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में भारत का जो परसेंटेज है वो 2018 में 0.63% था, ये बढ़कर के 2.88% हो चुका है। और ये लगातार चीन के लिए परेशानी का कारण बनता चला जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू हो चुका है और इसी तरीके से प्रोडक्शन कुछ सालों पहले चीन के अंदर शुरू हुआ था। और आज चीन आईफोन का गढ़ कहा जाता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन अब ये प्रोडक्शन टर्म भारत के नाम होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो आपकी भारत की डिप्लोमेसी देख करके बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि भारत चाहे रशिया हो इनके साथ अच्छे रिलेशन रखता है, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन है, यूरोप के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशंस हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक और मिडिल ईस्ट कंट्री ने भारत की जम करके तारीफ की है। असल में पहली बार भारत के अंदर हुई वर्ल्ड हेरिटेज बैठक में जॉर्डन के पर्यटन मंत्री ने भारत की तारीफ की है। उनका कहना है कि भारत इस समय दुनिया के अलग अलग डिप्लोमेटिक रिलेशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसी डिप्लोमेसी उन्होंने आज तक नहीं देखी है। उनका मानना है कि अगर भारत जैसा देश किसी एक की तरफ टिल्ट हो जाता है तो दूसरे देश नाराज हो जाते हैं, लेकिन आज भारत के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सबके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस लेकर के चल रहा है और भारत की इसमें तारीफ करनी चाहिए। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ गिने चुने देशों को छोड़ दिया जाए तो भारत के रिलेशन आज सबके साथ बहुत अच्छे हो चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के अंदर रिसेंटली बजट पेश किया गया और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। अनाउंसमेंट ये कि अब हम न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, मॉड्यूल प्रोडक्शन और प्लांट सेटअप में डोमेस्टिक चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। फिलहाल बजट के दौरान बताया गया कि हम अब एनर्जी को लेकर के चाहे सोलर, विंड या फिर अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर पर शिफ्ट होने की जरूरत है, जहां कम्प्लीटली न्यूक्लियर पावर पर शिफ्ट नहीं हुआ जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर पावर एनर्जी एक अच्छा सोर्स माना जा रहा है। और एक दस्तावेज पेश किया गया जिसमें किस तरीके से रोजगार, विकास, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को हल निकाला गया। इसी के साथ वित्तीय बजट में निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम जैसे अलग अलग मेटल्स एंड मिनरल्स के जो इंपोर्ट हैं उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको घटाने का ऐलान किया गया है। एंड दैट इज मेजर चेंज इन इंडियन एनर्जी सेक्टर, बिकॉज ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कॉस्टली भारत के अंदर इंपोर्ट हो रही थी, जिसके कारण बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे। वहीं रशिया ने ऑलरेडी भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करने की, और अगर भारत को इजिली ये सारे मेटल्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली भारत के पावर सेक्टर में काफी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये चाइना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चाइना ऐसी सबमरीन्स को बनाने पर काम शुरू कर चुका है जो पानी के अंदर से ही सैटेलाइट तक को मार गिरा सकती हैं। और ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, जहां रिसेंटली कुछ चाइनीज वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया कि वो एक ऐसी सबमरीन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं जो कि काफी हाई पावर और हाई एनर्जी वाली लेजर पावर टेक्नोलॉजी है। इसे समुद्र के अंदर तैर रही सबमरीन से ही हवा में उड़ रही किसी भी सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं, यानी कि उस सैटेलाइट को मारा जाएगा जो कि इस सबमरीन को मॉनिटर कर रही होगी। फिलहाल चाइना की ये टेक्नोलॉजी अभी इनिशियल स्टेट में है, अगर ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है तो ये वाकई अमेरिका और भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनेगा। फिलहाल आपका क्या मानना है चीन की इस टेक्नोलॉजी पर, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।